हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो महत्वपूर्ण पद्यांश और महत्वपूर्ण गद्यांश समझ लो, क्योंकि 12 नंबर का महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश आता है। और ज्यादातर लोग गद्यांश और पद्यांश में नंबर ज्यादा उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। आज की वीडियो में देखो, मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश हल करने का अच्छा तरीका क्या है और पद्यांश हल करने का अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे, देखो मैं इस तरह लिख के लेके आऊँ, सेम इसी प्रकार आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप लोगों को आज की वीडियो में टोटल 12 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वही आप लोगों को गद्यांश पद्यांश बताया जाएगा जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लो अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये जो गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, याद कर लेना। हर साल ये आता है। ठीक है, कि क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती ही जाएगी। और यदि अच्छी होगी, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश इसको तैयार करना है। ठीक है, 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये आपके पेपर में देगा, इसके नीचे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, इसी का उत्तर हम लोग को लिखना होता है। जैसे पहला पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जितने यहाँ तक लेके किसी युवा पुरुष की संगति से लेकर यहाँ तक जाएगी, जहां नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 100 वाला प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, और कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। इसी का उत्तर हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। किस प्रकार लिखोगे, एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गद्यांश लिखेंगे। तो देखो, गद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप उत्तर डालोगे यहाँ पे अ। ठीक है, और हेडिंग डालोगे संदर्भ। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। इसके बाद संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का गद्यांश लिया गया है वह मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है हिंदी के, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखो, हिंदी को आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, मित्रता जो चैप्टर उसको ब्लैक पेन से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर उसी पे ध्यान देके आप लोगों को पूरा नंबर दे देगा वो। ठीक है, यहाँ 3 चीज उसको जहाँ अच्छे तरीके से दिखी, 2 नंबर आप लोगों का फिक्स है, तुरंत आप लोगों को दे देगा। ठीक है, तो देखिए संदर्भ लिखने का अच्छा तरीका यह होता है, इसी प्रकार लिखा जाता है। कुछ लोग ब्लैक पेन से नहीं लिखते हैं, पूरा का पूरा ब्लू पेन से ही लिख देंगे, वो थोड़ा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जिस प्रकार में लिखा उस प्रकार ही लिखना है। तो ये तो रहा हम लोग उसका कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ तक व्याख्या करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही व्याख्या करने लग जाते हैं। नहीं, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया वही व्याख्या करना है। कहाँ तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब इसका हमें व्याख्या करना है। किस प्रकार करेंगे देखिए, तो प्रश्न देखिए कैसे डालेंगे। यहाँ ब वाला पूछा था, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे ब, उत्तर में क्या डालेंगे यहाँ पे ब, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, सबसे पहले ब डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब जाके इसका व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक लाइन पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, शुरू में बोला यहाँ पे कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब इसके कहने का मतलब ये चीज है कि बुरी संगति जो है भयानक रोग सदृश है। बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। सदृश मतलब होता है कि भयानक रोग के जैसा। ठीक है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ वृद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी, तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। जिस प्रकार अगर आपके पैरों में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो वो पत्थर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, उसी प्रकार बुरी संगति अगर आपकी मित्रता में मिल जाए, कोई बुरा मित्र मिल जाए, तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, वही कह रहा है। कह रहा है कि इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है। गतिहीन मतलब वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है,
और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है, किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए, वही कह रहा है। अब अगली हेडिंग यहां से है यहां तक, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है आगे उसके विपरीत कि किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। वहीं अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको जो भी खराब चीजें रहेंगी उसको दूर करेगा, आपको हमेशा अग्रसर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो यही चीजें, बस यही व्याख्या में आप लोगों को लिख देना है। इस प्रकार लिखोगे, एक नंबर आप लोगों को कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब देखिए, में 3 प्रश्न पूछा है। पहला कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। अब इसका देखो उत्तर, इसका उत्तर सिंपल है, लिखेंगे। अब है ना, तो का पहला लिखेंगे उत्तर। देखो यहाँ इस तरह लिखना है, हेडिंग डालना है। का पहला क्या बोल रहा है कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिराकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कुसंगति का प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है, आपकी बुद्धि आचरण को नष्ट कर देगा, आपको सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा, क्या गलत है क्या सही आप उसको सोच ही नहीं पाओगे, धीरे धीरे वो आपको अंधकार की गर्त में गिरा देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये प्रश्न पहला, तस्सा का पहला क्लियर हो गया। दूसरा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। कह रहा है जो कुसंग होता है, कुसंग का मतलब होता है कि पैरों में बंधी चक्की के समान, जो आगे आपको बढ़ने नहीं देता है। और अच्छी संगति मतलब बाहु के समान, जो कि आपको हमेशा अच्छे मार्ग पे ले जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो तीसरा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो तीसरा लिखोगे, कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है। इसलिए कुसंग का ज्वर को भयानक कहा जाता है। कुसंग के ज्वर को भयानक इसलिए कहा गया है कि वो कह रहा है कि सिर्फ नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता है, आपकी बुद्धि को भी वो नष्ट कर देगा, इसलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा गया है। ठीक है, अब देखो पूरा आप लोगों का हल हो गया। इस प्रकार हल करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक नंबर नहीं कटने वाला है। इसी प्रकार हल किया जाता है। देखो, गद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रकार लिखोगे एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देगा। और ये जो आप लोगों को मैं गद्यांश बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है, इसको याद करना है। 6 नंबर अगर चाहिए इसमें तो। ठीक है, तो ये तो गद्यांश का तरीका रहा। पद्यांश इससे भी डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्व करना है। चलिए उसको भी मैं सरल तरीके से बताऊंगा कि पदांश को कैसे आप सॉल्व करोगे, 6 नंबर आप लोगों को उसमें कैसे लेना है। चलिए देखते हैं पद्यांश। ये पद्यांश 6 नंबर के लिए आते हैं। ये जो मैं पद्यांश बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो कि आपको तैयार करके जाना है। क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये जो आप लोगों का पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को तैयार करके जाना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके नीचे प्रश्न कैसे पूछा गया है ये नोट कीजिए। प्रश्न इसके नीचे पूछा गया है, इसमें भी 4 प्रश्न दिया है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ भी नष्ट कीजिए। ठीक है, तो काव्य संदर्भ भी स्पष्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ससंदर्भ लिखना है, मतलब कि संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और काव्य संदर्भ भी लिखना है। तीनों चीज लिखना है पहले ही प्रश्न में। फिर दूसरा पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस प्रकार प्रकाश डाला गया है। फिर अमल और विलसित जो शब्द है उसके अर्थ बताना है, और कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता भी लिखना है। सब कुछ हम लोग डिटेल में लिखेंगे। पद्यांश हल करने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पूछे कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ लिखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे। देखो पद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में क्या होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। इस प्रकार लिखोगे, पूरा नंबर आप लोगों को संदर्भ में मिलेगा। हिंदी से लिया गया है,
राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं। किस कविता शीर्षक से लिया गया है? स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और यह जो काव्य संग्रह है वह स्वप्न से लिया गया है। ये पूरा लिखोगे, एक नंबर नहीं कटने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। इसके जस्ट नीचे प्रसंग लिखाना होता है, ठीक है। प्रसंग का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। मतलब इसमें कवि ने जो त्याग और बलिदान है उसको ही सच्चे देश का प्रेम माना है। इस पूरे के पूरे पद्यांश में बात होगी, ठीक है। अब जाकर जब इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे व्याख्या, ठीक है। व्याख्या लिखेंगे तब जाके काव्यगत सौंदर्य। अब नीचे हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या किसका है? वही पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या। जहाँ पूरा पद्यांश दिख रहा है, यहाँ से लेकर सच्चा प्रेम से लेकर यहाँ तक विकसित तक पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, अब हेडिंग डालोगे नीचे व्याख्या। व्याख्या में लिखोगे कि कवि कहता है, ध्यान से सुनना, आराम से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो कि आत्मत्याग पर सच्चा प्रेम निर्भर होता है, मतलब उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। एक सच्चे प्रेम की ये निशानी है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सच्चा प्रेम आप किसी से करते हो तो उसके लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, मतलब बिना त्याग के प्राण जो प्रेम है वो प्राणहीन या मृत है, ठीक है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आवश्यकता पड़े, अगर सच्चे प्रेम के लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो आप त्याग सकते हो, ठीक है। देश प्रेम, देखो देश प्रेम वह पवित्र भावना है, वो पवित्र भावना सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्म विकसित होती है। कह रहा है कि अगर आप देश के प्रति आपको प्यार है, भावना है, तो उसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो आप दे सकते हो। वही कह रहे हैं कि आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। कह रहे हैं कि आत्मा के विकास से ही मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। कह रहे हैं कि देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यहाँ तक पूरा का पूरा हमने यहाँ पे आप लोगों को इसका व्याख्या बता दिया, जो कि पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या था। नोट कर लो यहाँ तक। इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, एक नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आप जाके लिखोगे काव्यगत सौंदर्य, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य भी पूछा था। काव्यगत सौंदर्य में ये होता है, अगर पूरा नंबर चाहिए, भाषा कौन सी यूज की गई है। तो देखो, पूरे के पूरे पद्यांश में सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी? देखो, उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। रस, वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद में देखिए, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला मात्रिक छंद है। और गुण, ओज गुण का प्रयोग किया गया है इस पूरे के पूरे पद्यांश में। और अलंकार, 2 अलंकार, करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, ठीक है। अब जाके यह पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला प्रश्न पूछा ना कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ, संदर्भ मतलब होता है कि संदर्भ भी लिखिए, प्रसंग भी लिखिए, और फिर इसका व्याख्या भी कीजिए, और काव्यगत सौंदर्य, जो कि अभी हमने बताया काव्यगत सौंदर्य लिखोगे तब नंबर मिलता है, ठीक है। इस तरह अब नीचे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देंगे, ठीक है। क्या पूछा है? उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है? तो सिंपल एक लाइन का उत्तर है। दूसरा लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। कवि किन पे प्रकाश डाले हैं? तो उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर क्या डाले हैं? उन्होंने प्रकाश डाला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, अमल और विलसित शब्दों का अर्थ बताइए। अमल मतलब क्या होता है, विलसित मतलब, देखो शब्द लिखेंगे। देखो, अमल, यहाँ विलसित। अमल मतलब होता है स्वच्छ, और विलसित मतलब होता है सुशोभित, ठीक है। तो यह हमने इसके शब्दों का अर्थ भी बता दिया। अब यहाँ पे पूछा है चौथा प्रश्न है कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेम के बारे में क्या विशेषता बताई है? अब जाके चौथा पॉइंट डालोगे और चौथा में लिखोगे कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? तो देखो, पहला विशेषता है कि आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आत्मसमर्पण मतलब आत्मा भी देना पड़े, आपको प्राण भी देना पड़े तो आप तुरंत दे पाओ। दूसरा विशेषता है कि आत्म बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आत्म बलिदान देना हो तो थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। तीसरा विशेषता है कि त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब त्याग की भावना आप में होनी चाहिए कि कहीं भी कुछ भी त्यागना पड़े तो हम उसके लिए त्याग सकते हैं, ठीक है, देश प्रेम के लिए।
तो क्लियर हो गया ना। अब जाके ये पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हुआ। चारों प्रश्न का उत्तर देखो हमने किस प्रकार बताया। तो ये जो पद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्यांश सब करने का तरीका क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप संदर्भ इस प्रकार लिखोगे, प्रसंग लिखोगे, व्याख्या लिखोगे, इस तरह तब जाके पूरी की पूरी नंबर आप लोगों को मिलेगा, एक नंबर नहीं कटने वाला है। तो आज की वीडियो में 12 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ऐसे ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए आएगी जो कि हेल्पफुल होगी और 95% 100% आप लोगों का अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।